नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। आपने एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 बुक जो है उसका जो चैप्टर का नाम वो क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सरफेस होता क्या है। आपको पता है कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग्स हो, एनी थिंग्स, उसके पास कुछ न कुछ क्या होता है, सरफेस होता ही है। अब जैसे मान लीजिए आप सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड का अपना एक सरफेस होता है, लिक्विड का अपना एक सरफेस होता है। तो आपने ध्यान से समझा होगा कि सरफेस पे जो टेंशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये सरफेस है और इस सरफेस पे जितनी भी केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस चल रहे हैं उसका स्टडी हम किस में करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। यानी सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। Surface chemistry is the branch of physical chemistry which deals the study of physical and chemical change on the surface or interface। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके माध्यम से हम ऐसा केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज पढ़ते हैं जो कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस होता है। अब या फिर आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं कि बाउंड्री सेपरेटिंग ऑफ टू बल्क फेस। यानी कि दो अलग अलग कलाओं में, यानी दो अलग अलग फिजिकल स्टेट में, यानी दो अलग अलग बल्क फेजेस में जो बाउंड्री लाइन हम जो सेपरेट करते हैं बाउंड्री लाइन से, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स ऑन द सरफेस और इंटरफेस। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि सरफेस फेनोमेना होने के लिए क्या जरूरी कंडीशन है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस फेनोमेना ऑलवेज ऑब्जर्व इन हेटेरोजेनस सिस्टम। यानी जो सरफेस फेनोमेना होता है हमेशा हेटेरोजेनस सिस्टम में होता है। अभी हेटेरोजेनस सिस्टम क्या है, हेटेरोजेनस सिस्टम मतलब जो फेज है, जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लेते हैं कि यहां पे आपका हो गया सॉलिड, तो सॉलिड और क्या हो गया आपका लिक्विड। अब ये देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड और लिक्विड फिजिकल स्टेट अलग है। दूसरा आप ले सकते हैं लिक्विड गैस, तीसरा ले सकते हैं आप सॉलिड गैस। ओके, यानी कि जो सरफेस फिनोमेना होता है, जो सरफेस की घटना होती है, जो सरफेस का फिनोमेना होता है वो स्पेशली हेटेरोजेनस सिस्टम होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेट अलग है, यानी कि दोनों अलग स्टेट हो, यानी कि केमिकल रिएक्शन या फिर जो भी है फिजिकल चेंज चल रहा है वो अगर स्टेट यानी उसके अलग अलग स्टेट हो तो हम कहते हैं हेटेरोजेनस सिस्टम। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस केमिस्ट्री होता है यानी जो सरफेस फिनोमेना होता है उसमें हमेशा हेटेरोजेनस सिस्टम होता है। अब सरफेस को शो करने के लिए, सरफेस को हम शो करने के लिए हाइफन या फिर स्लैश यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड यानी दोनों का जो सरफेस फिनोमेना है उसको शो करने के लिए हमने क्या ले लिया, हाइफन ले लिया। लिक्विड गैस में भी हमने क्या ले लिया, हाइफन ले लिया। सॉलिड गैस में भी क्या ले लिया, हमने हाइफन ले लिया। या फिर इसको अगर आप दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं सॉलिड स्लैश, यानी सॉलिड स्लैश लिक्विड आप ले सकते हैं। या फिर इसको अगर आपको शो करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं लिक्विड स्लैश गैस, और यहाँ पे आप और यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉलिड स्लैश गैस। ओके, यानी इंटरफेस या फिर सरफेस को शो करने के लिए आपको स्लैश या फिर हाइफन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि सरफेस फिनोमेना होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट यह है कि सरफेस फिनोमेना होने के लिए यानी सरफेस की घटना होने के लिए जरूरी है कि सरफेस क्या हो, नीट एंड क्लीन। यानी कि जो सरफेस है बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन सरफेस होना चाहिए। अगर अल्ट्रा क्लीन सरफेस है तो उस पे जो सरफेस केमिस्ट्री चल रही है वो काफी तेजी के साथ होगा, या फिर जो फिजिकल चेंजेस चल रहे हैं वो काफी तेजी के साथ होगा। इसका पहला कंडीशन यह है कि सरफेस फिनोमेना होने के लिए सरफेस का नीट एंड क्लीन यानी अल्ट्रा क्लीन होना जरूरी है। अब सपोज है कि किसी, अब आपको पता है कि कोई भी चीज जो है वो एटमॉस्फेयर में है। अभी एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, बहुत सारी पॉइजनस गैस है, मतलब बहुत कुछ एटमॉस्फेयर में है।
क्योंकि एयर आपको पता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज है, इसके साथ साथ आपका कोलाइडल पार्टिकल उसमें बहुत सारे हैं, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, बहुत कुछ है। ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास सरफेस है, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, किसी का भी सरफेस बिल्कुल क्लीन नहीं होता, यानी अल्ट्रा क्लीन नहीं होता। इस वजह से जो सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस की घटना होती है, वो उतना ज्यादा तेजी के साथ नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो पहला कंडीशन यही है कि सरफेस फेनोमेना होने के लिए सरफेस का क्लीन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमने आपको बताया कि सारी चीजें हमारे पास कहाँ रखी हुई हैं, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में रखी हुई हैं, तो किसी भी थिंग्स का यानी किसी भी चीज का जो सरफेस है वो उतना ज्यादा क्लीन नहीं हो सकता। इसलिए सपोज दैट अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल का सरफेस अल्ट्रा क्लीन करने के लिए उसको कहाँ रखना चाहिए, वैक्यूम में रखना चाहिए। अगर आप वैक्यूम में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं वैक्यूम में रख सकते हैं तो जिस प्लेस पे रख रहे हैं उस प्लेस का जो प्रेशर होना चाहिए वो 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ पास्कल जितना होना चाहिए। यानी कि किसी भी मेटल को अगर उसका अल्ट्रा प्योर अल्ट्रा क्लीन सरफेस पाना चाहते हैं तो उस मेटल को कहाँ रखने की जरूरत है, वैक्यूम में रखना है। अगर आप वैक्यूम में नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे प्लेस पे रखना है जहां का प्रेशर 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ पास्कल जितना हो, तब जाके आपको सरफेस क्या हो जाएगा, आपका नीट एंड क्लीन। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि सरफेस फेनोमेना हम कहां देखते हैं और कहां पे है। सबसे पहला डिसोल्यूशन, यानी जो सरफेस फेनोमेना है उसमें पहला आता है डिसोल्यूशन, यानी कि आप कह सकते हैं घोलना, सॉल्बिलिटी आप ऐसा कह सकते हैं, डिसोल्यूशन। दूसरा जो सरफेस फेनोमेना है वो है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। तीसरा जो है कोरोजन, कोरोजन आप समझते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कोरोजन में कोई चीज बर्बाद होती है तो वो है आपका आयरन, जिसको आप कहते हैं रस्ट। चौथा है जो आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, वो भी स्पेशली सरफेस फेनोमेना है। और पांचवा जो है वो है हेटेरोजेनस कैटालिसिस, यानी कि आप यहां पे 5 हम एग्जांपल दे रहे हैं कि 5 एग्जांपल में आपको इजिली यू कैन सीन इजिली सरफेस फेनोमेना, जिसमें से पहला हमने आपको बताया डिसोल्यूशन, दूसरा हमने बताया आपका क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा कोरोजन, चौथा कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी हेटेरोजेनस कैटालिसिस, और पांचवा जो है वो है आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इसके पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा था जब आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे तो कोई भी गैस या फिर कोई भी सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रोड के अंदर नहीं घुस रहा था। ये कोई भी सॉलिड हो या फिर गैस हो वो इलेक्ट्रोड के अंदर नहीं जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रोड के अंदर नहीं घुस रहा था, बल्कि अगर कोई सॉलिड था, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कोई सॉलिड मिल रहा है तो वो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा था। या फिर आप गैस निकल रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, यानी वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वो भी कहां से निकल रहा था, ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड का जो प्रोसेस है वो स्पेशली सरफेस फेनोमेना है। दूसरी बात हेटेरोजेनस कैटालिसिस, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपको पता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस का सीधा सा मतलब होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपका कैटलिस्ट है, दोनों के फिजिकल स्टेट सेम होना नहीं चाहिए। मतलब अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम है तो उसे हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम नहीं है तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस। जैसे मान लीजिए कि हाइबर प्रोसेस से आप अमोनिया बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हाइबर प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, लेकिन उसमें जो यूज किया जाता है कैटलिस्ट वो है आयरन। अब आयरन सॉलिड है, मेटल है, और जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो स्पेशली गैस है। तो होता क्या है कि आपको पता है कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होता है और प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आके डिपॉजिट करता है, फिर कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो फिर वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर ये प्रोसेस में क्या होता है कि ये स्पेशली सरफेस फेनोमेना।
नेक्स्ट बात कर रहे थे हम कोरोजन, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी आप मेटल होते हैं उनके सरफेस क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं। लेकिन जो सरफेस शाइनिंग होते हैं, जब हम उसको एटमॉस्फेयर में पड़ा होता है वो खासकर वो मेटल, तो उसके सरफेस जो शाइनिंग होती है वो शाइनिंग डल हो जाती है। और कुछ सरफेस मतलब कुछ मेटल की शाइनिंग डल होती है, इसके साथ साथ कुछ मेटल के जो सरफेस होते हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसमें आपको मैंने बताया रस्ट। ये सारे के सारे जो हम फिनोमेना बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, सरफेस फिनोमेना यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। इसके साथ साथ आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एप्पल को कट कर देते हैं, एप्पल को बीच में कट करने के बाद अगर आप उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो 1-2 घंटे के बाद आपने देखा होगा कि डार्क ब्राउन कलर उसके सरफेस पे आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने सेब काटा था उस वक्त तो उसके सरफेस डार्क ब्राउन कलर में नहीं था, लेकिन जब हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं कुछ गैसेस जो है वो उसके अंदर रहे हुए जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके साथ रिएक्शन करके डार्क ब्राउन कलर शो कर रहे हैं। अब उसके बाद डार्क ब्राउन कलर को आप जैसे हटाते हैं फिर आपको फ्रेश सरफेस नजर आता है। इसका मतलब क्या है कि जो कटिंग एप्पल के ऊपर जो ब्राउन कलर हो रहा है वो स्पेशली कहीं ना कहीं क्या है, सरफेस फिनोमेना। तो आपको इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ना है, पहला तो हमने आपको बता दिया कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, सरफेस क्या होता है और सरफेस क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, और इसके साथ साथ हमने आपको कुछ एग्जांपल बता दिया। लेकिन अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो आपको बात करते हैं। सबसे पहला आपका जो पढ़ना है वो है एडजॉर्प्शन, यानी इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके साथ साथ एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसके साथ साथ हमारी लाइफ में एडजॉर्प्शन का क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कैटालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, कैटालिसिस पढ़ना है। आप इस चैप्टर में कैटलिस्ट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करता है, वो लेस टाइम में रिएक्शन को कंप्लीट करा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन कैटलिस्ट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सारी बातें आप यहाँ पे इसके साथ साथ टाइप ऑफ कैटलिस्ट जानेंगे, और इसके साथ साथ एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट भी आप इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो थर्ड है वो काफी बड़ा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्व। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, आपको थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दें, तो एडजॉर्प्शन क्या है ये बातें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ कैटलिस्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा हम बात करते हैं कोलाइडल में। अभी कोलाइडल की अगर हम बात करें तो सीधा और सिंपल सी बात करें कि हमने जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चाक है, लेकिन जस्ट लाइक इसको हम सपोज करें कि ये सिगरेट है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि हम या आप सभी लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम आप सभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रेस्पिरेशन में हमारे अंदर से जो भी गैसेस निकल रही हैं वो बाहर की गैसों में क्या बना रही है, होमोजीनस मिक्सचर, मतलब ट्रू सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर वही इंसान, कोई भी इंसान अगर सिगरेट जला करके उसको अच्छे से एक कस ले, यानी एक कस तबीयत मस्त, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर वो सिगरेट पीता है तो आपने देखा होगा कि वो सिगरेट पीते समय जब वो हवा बाहर निकालता है तो आपने देखा होगा कि पहले उसने जो हवा निकाली, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे हवा निकाल रहा हूं, कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सिगरेट पीने वाला इंसान अगर ऐसा करे तो सिगरेट पी के जब वो हवा निकालता है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो हमने हवा अंदर से बाहर निकाला था वो बना रहा था ट्रू सॉल्यूशन विथ एयर, यानी हवा के साथ में हमने जो अभी थोड़ी देर पहले यानी कि सिगरेट पीने से पहले जब हवा निकाला जाता है तो वो हवा क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है उसके साथ ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। लेकिन सिगरेट पीने के बाद जो हवा निकल रही है वो हवा ऑलरेडी, उस हवा में क्या है, वो हवा आपको दिखाई देता है, वो हवा दिखाई दे रहा है, वो हवा नहीं दिखाई दे रहा बल्कि उसके स्मोक के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्मोक है वो कोलाइडल पार्टिकल है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। किसके साथ, एयर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है।
ठीक, आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आप सभी को पता है कि इस कमरे में मॉइस्चर है, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन यही मॉइस्चर विंटर सीजन में फॉग, स्मोग और फॉग का फॉर्मेशन करता है। अब जो स्मोग और फॉग है वो आपको ऑलरेडी विंटर सीजन में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट टाइम में है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, दैट इज द ट्रू सोल्यूशन। लेकिन जो स्मोग है, फॉग है, वो स्पेशली क्या बना रहा है? कोलाइडल सोल्यूशन बना रहा है एयर के साथ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर बाद में क्या होता है, यही स्मोग और यही आपका जो फॉग है वो धीरे धीरे किसी लीफ पे डिपॉजिट होता जाता है, फिर बाद में वाटर के ड्रॉप बनती है और वाटर का ड्रॉप जो होता है वो एयर से सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो नीचे चला जाता है। तो जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में, या फिर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व किया, तो अल्कोहल मिक्स इनटू वाटर टू फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ओके, दूसरा हमने क्या बता रहा आपको, मिल्क को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर आपने सैंड को पानी में मिला दिया, तो आपको ने देखा होगा कि सैंड जो होता है पानी के नीचे चला जाता है, बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस हो गया? सस्पेंशन। तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये सारा टॉपिक जब आएगा तो हम आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल बताएंगे। और इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक और टॉपिक आता है इमल्सन। इमल्सन भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, लेकिन इमल्सन में जो डिस्पर्सल फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे आपका बटर है वो इमल्सन में आता है, ठीक है, कोल्ड स्क्रीम है वो इमल्सन में आता है। तो ये टॉपिक हम आपको बाद में स्लोली धीरे धीरे आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज जो हम आपको टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आइए हम एडजॉर्प्शन के बारे में अच्छे से सीखते हैं। एडजॉर्प्शन या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटे डिफिनेशन, कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला हो गया आपका एडजॉर्प्शन, दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, तीसरा हो गया एडजॉर्बेड, तीसरा क्या हो गया आपका एडजॉर्बेड, एंड चौथा हो गया एडजॉर्बेंट, पांचवा हो गया डिसॉर्प्शन और छठा हो गया सॉर्प्शन। बारी बारी से इनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि जब भी सरफेस फिनोमेना होता है तो दो सिस्टम एक दूसरे के सरफेस पे आके, यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जहां बैठे हैं वहां बेंच होगा या फिर फर्श होगा, उस बेंच और फर्श पे कुछ पार्टिकल आके क्या हो जाए? डिपॉजिट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरफेस है, जिसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल आके डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट बोलते हैं। और जिसके सरफेस पे सरफेस फिनोमेना चल रहा है उसी को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। फिर से आप समझिए कि एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना इन विच वन कंपोनेंट, यानी कि the particle of the one component is deposited on the surface of the particle of other component। यानी कि किसी एक, यानी जो आपका एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फेनामेना। इसको अच्छी तरह समझिएगा कि जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फेनामेना है। तो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनामेना इन विच सम substance molecule are deposited on the surface of any other substance or molecule, उसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। अब सवाल ये है कि एडजॉर्प्शन को हम यहां लिख देते हैं, एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं एडजॉर्बेड प्लस एडजॉर्बेंट, ओके। यानी एडजॉर्बेंट, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये आपका है मेटल हो गया, सपोज दैट ये क्या हो गया? आयरन का सरफेस हो गया। अब आयरन के सरफेस पे बाहर क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इसके सरफेस पे अट्रैक्ट होकर के डिपॉजिट रहेगा, रिटेन रहेगा, ठीक है। तो इसके सरफेस पे एक स्मॉलर लेयर बन जाएगा, वो स्मॉलर यानी कि थिन लेयर बन जाएगा, और ये जो थिन लेयर होगा वो किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, ठीक है।
तो आपको करना क्या है कि एडजॉर्बेट का पहले डिफिनीशन समझ लेना है, फिर आप एडजॉर्बेंट का डिफिनीशन समझ सकते हैं। तो एडजॉर्बेट है क्या? द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट आर डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कंपाउंड। The molecule of any substance that are deposit, that are attract towards the surface of any other substance or other compound। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे सरफेस की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट। ओके, दूसरा क्या है? The metal or liquid means solid or liquid, the any compound that apply the attraction force on the adsorbate molecule and retain on their surface is known as adsorbent। मतलब क्या है? ऐसा सॉलिड या फिर लिक्विड जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करके उसको अपने सरफेस पे बनाए रखता है, तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। ऐसा मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जाके अट्रैक्ट हो रहा है और डिपॉजिट हो रहा है, उसी को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। अब आप यहां देखिए कि अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो आयरन के सरफेस पे क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। इसका मतलब है कि आयरन बन रहा है एडजॉर्बेंट, ओके, और जो ऑक्सीजन है वो बन रहा है एडजॉर्बेट। तो adsorption is a process, adsorption is the process in which adsorbate molecule are deposited on the surface of adsorbent। Adsorption is a process in which adsorbate molecule are deposited on the surface of adsorbent, which is known as adsorption। एडजॉर्बेट क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एडजॉर्बेट मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी भी सॉलिड यानी किसी भी लिक्विड के सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एडजॉर्प्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मॉलिक्यूल आर वन कंपोनेंट इज attract and retain on the surface of other molecule or other substance and their surface। तो जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है वो हो गया एडजॉर्बेट, जो सब्सटेंस अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हो गया एडजॉर्बेंट। यानी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जिसके सरफेस पे चल रहा है उसी को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो करके उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है, उसके सरफेस पे रिटेन हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एडजॉर्बेट। यानी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन के कंपैरिजन इसके सरफेस पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन हो गया एडजॉर्बेट और आयरन हो गया एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो वो एडजॉर्बेंट होता है, और एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल आकर के अट्रैक्ट होकर डिपॉजिट हो रहा है उसी को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। ओके, हमारे हिसाब से आप एडजॉर्प्शन समझ गए होंगे, एडजॉर्बेंट समझ गए होंगे और एडजॉर्बेंट भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमेना। बल्क क्या है? यानी आप ऐसा कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज द बॉडी फिनोमेना एंड एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना। अब इसको हम कैसे समझें? जैसे देखिए, हम यहां पर एक कंटेनर ले रहे हैं। अब यहां पे कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर में हमने वाटर वेपर भर दिया। इस कंटेनर में हमने वाटर वेपर भर दिया। अब इस कंटेनर में वाटर वेपर भर दिया, तो ऐसे कंडीशन में यहां पे आप देखिए, अब इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं सिलिका जेल। ये मान लीजिए ये है आपका सिलिका जेल, और यहां पे हमने ले लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा,
अभी ये जो सिलिका जेल है दैट इज द एडजॉर्बेंट, और ये जो आपका वाटर वेपर है ये बनेगा एडजॉर्बेट। ये जो सिलिका, ये जो आपका वाटर वेपर है ये बनेगा एडजॉर्बेट। एंड अब देखिए ये है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का टुकड़ा और ये है सिलिका जेल। आप देख पा रहे हैं कि सिलिका जेल के सरफेस पे वाटर वेपर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सिलिका जेल के सरफेस पे प्रोसेस चल रहा है, इसको हम किसका नाम देंगे, एडजॉर्प्शन देंगे, ठीक। लेकिन जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उसके अंदर वाटर क्या हो रहा है, वाटर वेपर अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी कि अंदर की तरफ घुसता जा रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये जो आपका कैल्शियम क्लोराइड का जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन वन कंपोनेंट इज कंप्लीटली मिक्स विद अनदर कंपोनेंट, when one component is completely mixed with the other component, that is known as absorption. But when the one component are deposit on the surface of other component, that is known as adsorption. One component water vapor को हम क्या ले रहे हैं, water vapor को हम ले रहे हैं one component, सिलिका जेल को क्या ले रहे हैं, अदर कंपोनेंट, कैल्शियम क्लोराइड को क्या ले रहे हैं, अदर कंपोनेंट। तो when the one component is completely mix into the other component, that is known as absorption, absorption, absorption. And when one component are deposit on the surface of the another component cannot enter into the inside of that component, यानी कि तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये हो गया आपका क्या, एडजॉर्प्शन। यानी सिलिका जेल पे वाटर वेपर का एडजॉर्प्शन चल रहा है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड में वाटर वेपर का क्या चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन बॉडी फिनोमेना है पूरे के पूरे उसमें। अब जैसे सपोज दैट दूसरा एग्जांपल हम आपको दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चाक है, इसको आप देख पा रहे हैं। अगर हम इस चाक को किसी कलरफुल सॉल्यूशन में डाल दें, ध्यान रखिएगा, अगर हम इस चाक को किसी कलरफुल सॉल्यूशन में डाल दें और थोड़ी देर बाद जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो आप अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे, लेकिन जो कलर के कंपोनेंट होंगे वो इसके सरफेस पे रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम यानी ये जो आपका है चाक, इस चाक को हम कलरफुल सॉल्यूशन में डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो कलर है वो सरफेस पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जैसे इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो हम अंदर की तरफ कलर कंपोनेंट को नहीं देख पाते। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये जो चौक है, चौक के सरफेस पे कलर डिपॉजिट हुआ, तो कलर जो हुआ वो एडजॉर्बेट हुआ, चाक जो हुआ वो एडजॉर्बेंट हुआ, और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ और कहाँ पे हुआ, सरफेस पे। जब हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखा कि हमको अंदर कलर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर हमें मॉइस्चर दिख रहा है, अंदर हमें वाटर दिख रहा है, मतलब मॉइस्चर दिख रहा है, ह्यूमिडिटी दिख रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस चाक ने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन किया, जबकि कलर कंपोनेंट का क्या किया, एडजॉर्प्शन किया। यानी कलर कंपोनेंट का एडजॉर्प्शन किया यानी सरफेस फिनोमेना हुआ, जबकि वाटर पार्टिकल का क्या किया, उसने एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, तो आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी फिनोमेना है। चलिए, आप ये पढ़ चुके हैं, ये आप समझ रहे हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया चाक और कलरफुल वाटर के बारे में, यानी कलरफुल सॉल्यूशन के बारे में बताया हमने आपको। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो इसके सरफेस पे कलर लगा है वो क्या हुआ, एडजॉर्बेट, यानी जो कलर पार्टिकल है वो एडजॉर्बेट हुआ, और ये जो चाक हुआ वो जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है वो क्या बन गया, एडजॉर्बेंट। जो कि हमने आपको पहले भी यहाँ पे बताया है कि एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल वो होते हैं जो किसी के सरफेस पे अट्रैक्ट होकर के डिपोजिट हो जाते हैं, उसके सरफेस पे अट्रैक्ट रह करके कुछ न कुछ लेयर बना लेते हैं, तो वो स्पेशली क्या होते हैं, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल होते हैं। और एडजॉर्प्शन जिसके प्रोसेस पे चल रहा है, यानी जिसके सरफेस पे चल रहा है, उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सिलिका जेल बनेगा एडजॉर्बेंट और वाटर वेपर बनेगा एडजॉर्बेट, क्योंकि सिलिका जेल के सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है।
आइए हम बात करते हैं डिसॉर्प्शन की। डिसॉर्प्शन क्या है? डिसॉर्प्शन इज द अपोजिट फेनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अट्रैक्ट होके रिटेन हो रहे हैं, मतलब एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अट्रैक्ट होके डिपॉजिट हो रहे हैं। ये क्या हो गया? एडजॉर्प्शन हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? डिसॉर्प्शन इज द अपोजिट फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी जो एडजॉर्प्शन है उसमें एक कंपोनेंट के पार्टिकल दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल सतह पे जाकर डिपॉजिट हो रहे थे, लेकिन डिसॉर्प्शन उसका अपोजिट फिनोमेना। इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय हीटिंग या बाय रिड्यूस प्रेशर। यानी किसी भी मेथड से एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल को एडजॉर्बेंट के सरफेस पे सेपरेट कर देना, अलग कर देने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन इज ए प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आर separated या फिर आर रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन इज द अपोजिट फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। और आप मेथड यूज कर सकते हैं डिसॉर्प्शन के लिए, इंक्रीज द टेम्परेचर और रिड्यूस द प्रेशर। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉर्प्शन की। सॉर्प्शन क्या है? सॉर्प्शन मतलब व्हेन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन and absorption both occur simultaneously। यानी कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा हो, उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताए थे कि जब हमने इस चाक को कलरफुल वाटर में डाला था, यानी कलरफुल सॉल्यूशन में डाला था, तो आपको मैंने क्या बताया कि एडजॉर्प्शन यानी कलर पार्टिकल का इसके सरफेस पे क्या हो रहा था? एडजॉर्प्शन हो रहा था। उसी समय वाटर पार्टिकल का इसके अंदर क्या हो रहा था? एब्जॉर्प्शन हो रहा था। मतलब जब आपने कलरफुल सॉल्यूशन में चाक को डाला तो कलर कंपोनेंट का एडजॉर्प्शन चल रहा था और वाटर पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन चल रहा था, और ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहे थे? साथ साथ हो रहे थे। तो उसी को हम कहते हैं सॉर्प्शन। मतलब व्हेन द एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज सॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अगर प्रोसेस साथ साथ में चल रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अब हमारा अगला जो सवाल है कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है? What is the reason for the adsorption? यानी एडजॉर्प्शन होता क्यों है, उसका रीजन क्या है? इसके पहले कि हम आपको एडजॉर्प्शन क्या है, उसका रीजन क्या है वो हम बताएं, उसके पहले थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। ध्यान से समझिएगा। एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेना, यानी जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फेनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेना, यानी कि ये बॉडी फेनोमेना है और वो सरफेस फेनोमेना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑन द सरफेस, यानी कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वो कहां पे इंक्रीज हो रहा है? ऑन द सरफेस। बट इन केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन देयर आर नो इंक्रीज और डिक्रीज द कंसंट्रेशन बट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। यानी यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि इसका टोटल जो कंसंट्रेशन है वो पूरे के पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि इसमें क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीज ऑन द सरफेस, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि जो भी कंपोनेंट है उसमें कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, बल्कि वो पूरे के पूरे बल्क फेज में हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम कह रहे थे कि यहां पे सरफेस पे रेट ऑफ रिएक्शन या फिर आपका जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, वो सरफेस पे हाई होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन चल रहा है वो पूरे के पूरे बॉडी में इक्वली होता है, इक्वल थ्रू आउट द बॉडी।
यानी यहां पर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस सरफेस पे इंक्रीज करता रहता है, जबकि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो सरफेस पे नहीं बल्कि पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब थ्रू आउट द बॉडी इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने केन शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो केन शुगर को जो आपने वाटर में डिसॉल्व किया, इसका मतलब क्या हो गया कि शुगर जो सॉल्युबल हुआ वाटर में, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, यानी कि शुगर कंप्लीटली मिक्स इनटू द वाटर, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। लेकिन उसी शुगर में उसका अगर कलर लाइट येलो हो गया, उस लाइट येलो कलर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। यानी उसको अगर हम किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, यानी कि शुगर वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये एब्जॉर्प्शन हो चुका है। लेकिन जब आप उसी शुगर में जो लाइट येलो कलर होता है, जब उसको आप चारकोल के सरफेस पे फ्लो कराते हैं, तो जो कलर है सॉल्यूशन का वो स्पेशली डिपॉजिट होता है ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। इसका मतलब है क्या है कि चारकोल ने येलो कलर का एब्जॉर्प्शन किया, जबकि वाटर ने शुगर का पूरी कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, अभी मैंने आपको चाक का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मिल्क को सॉइल पे गिरा दो, क्ले पे गिरा दो। जब आप मिल्क को सॉइल या क्ले पे गिराते हो तो उसमें क्या होता है कि सॉइल जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि सॉइल का जो सरफेस होता है, सॉइल के सरफेस पे मिल्क के पार्टिकल क्या होते हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है वो मिल्क के पार्टिकल का एडजॉर्प्शन कर रहा है, जबकि सॉइल जो है वो वाटर के पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज द बॉडी फेनोमेना एंड एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेना। ठीक है, आज इस वीडियो में बस ये थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के बारे में। अब हम प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन, इसके साथ साथ एडजॉर्प्शन हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कुछ हम आपको एक थोड़ा सा पूरा कंप्लीटली आपको बताएंगे कि हमारे लाइफ में एडजॉर्प्शन का क्या क्या यूज है, वो तो बाद में हम बताएंगे। फिलहाल एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है, एडजॉर्प्शन होता क्यों है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ इस लेक्चर का बेनिफिट और भी स्टूडेंट उठा सके, क्योंकि एजुकेशन लेने का अधिकार सभी के पास है और यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करें, ताकि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे वो इस वीडियो से एडजॉर्प्शन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस या फिर इस वीडियो में जो भी कुछ बातें बताया गया वो उनको क्लियर हो सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।